स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि रोज की तरह हम लोग क्लास 10th का संस्कृत पढ़ते हैं और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था खष्ट पाठ यानी कि 6 पाठ का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें टोटल हमने 6 पाठ का जो एक्सप्लेनेशन होता है यानी कि लाइन बाय लाइन एक एक शब्द को हम लोगों ने पढ़ा। और ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर, यानी कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौखिक प्लस लिखित प्रश्न उत्तर। मौखिक भी होगा और लिखित भी होगा। जैसे कि पीछे जितने भी चैप्टर हुए हैं तो सभी में मौखिक का अलग क्लास है और लिखित का अलग है, लेकिन इसमें दोनों एक ही में रहेगा। कारण ये है कि मौखिक में मात्र एक ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के अलग वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए दोनों को एक साथ ही बनाया गया है। तो पाठ का नाम है हमारा भारतीय संस्कारा, जिसका अर्थ होता है भारत के संस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का पेज नंबर 47 और मौखिक प्रश्न उत्तर जो एक ठो दिया है उसको समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन वदत। एक पद में बोलिए। एक पद में बोलने का अर्थ हुआ कि एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क नंबर, संस्कारा कति संति। संस्कार कितने हैं? तो आप लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा कि संस्कार की 5 विधियां हैं और इन 5 विधियों के अंतर्गत 16 संस्कार आते हैं, जिसको संस्कृत में हम लोग कहते हैं षोडशः। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? षोडशः, यानी संस्कार कितने हैं? षोडशः हैं। ख नंबर है, जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो आप लोगों ने कल के क्लास में क्या पढ़ा जी कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। तो त्रय, 3 का क्या लिखेंगे? त्रय। ग नंबर है, शैशवे कति संस्कारा भवन्ति। शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार होते हैं जी? 6 होते हैं। तो 6 को क्या लिखेंगे? सट। क्या लिखेंगे? सट। पढ़ते हैं खट लेकिन लिखते हैं सट। घ नंबर क्वेश्चन है कि अक्षरारंभ कीदृशः संस्कारः। अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है? तो यह है शिक्षा का संस्कार, यानी कि शैक्षणिक का संस्कार। कौन संस्कार? शैक्षणिक का। और अंग नंबर है, गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार कह। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना कौन सा संस्कार है? किस संस्कार में आता है? तो ये आता है विवाह संस्कार में। कौन से संस्कार में? तो लिख देंगे विवाह रूप या विवाह संस्कार। तो ये हमारा मौखिक का एक ही क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं समझने इसके लिखित प्रश्न उत्तर को। तो चलिए देखते हैं। लिखित प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। इसको भी कैसे आंसर देना है जी? एक पद में। तो क नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे जाना जाता है? तो संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। तो संस्कृत में इसका उत्तर लिखेंगे संस्कारेभ्य। संस्कारेभ्य लिखेंगे, संस्कारों से। ख नंबर है, शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति। शैक्षणिक संस्कार यानी शिक्षा का संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं? तो 5 संस्कार होते हैं। तो उसका संस्कृत लिखेंगे पंचः। क्या लिखेंगे? पंचः। फिर आता है ग नंबर प्रश्न हमारा कि सप्तपदी क्रिया यानी 7 फेरे की जो क्रिया होती है, कस्मिन संस्कारे विधीयते। किस संस्कार में संपन्न होती है? तो विवाह संस्कार में। कौन संस्कार में? तो लिख देंगे विवाहे। विवाहे मतलब विवाह में। घ नंबर है, भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो वो है संस्कार। क्या है? संस्कारः। अंग नंबर है, सीमंत उन्नयन केषु संस्कारेषु गण्यते। सीमंत उन्नयन
कौन सा संस्कार गण्यते जाना जाता है, मतलब किस संस्कार के रूप में जाना जाता है? सीमंत उन्नयन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले होता है। तो लिखेंगे जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म से पहले संस्कारों में कौन संस्कार आता है? सीमंत उन्नयन। ठीक है ना, जैसे कल पढ़े थे ना, गर्भाधान, फिर आता है पुंसवनम, और फिर लास्ट में क्या आता है? सीमंत उन्नयन। फिर है 4 नंबर प्रश्न, अन्नप्राशन यानी कि भोजन कराना। अन्नप्राशन मतलब भोजन कराना। केशु संस्कारेषु गण्यते, किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव संस्कार के। किस संस्कार के? शैशव संस्कार के। तो लिख देंगे शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कारेषु। 6 नंबर है, गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करके अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा के नियमों का पालन करके, शिक्षा के नियमों का पालन करके जो शिष्य होते हैं अपने गुरु घर में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे शिक्षा नियमान, शिक्षा नियमान। तो ये हमारे हो गए लिखित प्रश्न उत्तर का पहला क्वेश्चन, एक पद इन वाला। अब आता है इसका दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणी लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो याद है ना आप लोगों को, पूर्ण वाक्य एक पद में कोई खास अंतर नहीं होता है, बस समझने का अंतर है कि जहां पे प्रश्न है वहीं पे बदल करके बाकी सबको उसी तरह लिख दिया जाता है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है क नंबर, कि संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, संस्कार जो होते हैं वो मानव को कहाँ कहाँ योगदान देते हैं, मतलब कब कहाँ कहाँ योगदान दिया जाता है संस्कार में। तो संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोष अपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, यानी कि संस्कार मानव जीवन को क्रमशः दोष को दूर करने, गुणों को अपनाने, सदाचार को बनाने में योगदान करते हैं। क्या क्या करते हैं जी? सदाचार को अपनाने में, दोष को दूर करने में और गुणों को अपनाने में ये क्या करते हैं? योगदान देते हैं। कौन? संस्कार। ख नंबर है, शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकल्पिता, शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। उन पांचों का नाम लिखना है, बताइए वो पांचों कौन कौन है। तो आप लिखेंगे शैक्षणिक संस्कारेषु, पहला है अक्षरारंभ, क्या है? जो आपकी किताब में दिया है लाइन से। 2 नंबर है उपनयन संस्कार है। 3 नंबर है वेदारंभ, 4 नंबर है किशांत, और 5 नंबर है समावर्तन। संस्कारा प्रकल्पिता, यानी 5 संस्कार आते हैं शैक्षिक संस्कार के अंतर्गत, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, किशांत और समावर्तन। ग नंबर है, शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपद्यते, अब बताना है आपको शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, उनका नाम लिखिए। तो आपको पता है कि शैशव संस्कार में कै गो आता है? 6 गो। उन 6 का क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो शैशव संस्कारेषु सबसे पहले क्या आता है? जात कर्म, 2 नंबर नामकरण, 3 नंबर निष्क्रमण, 4 नंबर अन्नप्राशन, 5 नंबर चूड़ा कर्म, और 6 नंबर कर्णवेध। च इति संस्कारा संपद्यते, ये 6 संस्कार हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? शैशव संस्कार के अंतर्गत। घ नंबर है, विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? तो आप लोगों ने कल पढ़ा था ना कि विवाह संस्कार में बहुत सारे कार्य होते हैं। तो लिखेंगे विवाह संस्कारे, सबसे पहले वागदान, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, यानी कि कन्या के घर के द्वारा वर पक्ष यानी कि दूल्हे घर वालों का क्या किया जाता है? स्वागत। वर वधु परस्परम निरीक्षण, फिर निरीक्षण होता है। कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणिग्रहम, सप्तपदी, सिंदूर दानम, मुख्य कार्याणि भवंती, ये सारे कार्य होते हैं किसमें? विवाह संस्कार में। किस संस्कार में? आ रहा है ना समझ में बात? ये सब आपकी किताब में है, और अगर आप लोगों ने कल का नहीं पढ़ा है, वीडियो नहीं देखा है,
तो उसे एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। अंग नंबर है अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार जो है कब संपन्न होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार कब होता है जी? मरने के बाद। तो उत्तर में लिखेंगे मरण अदंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार संपन्न होता है, मरने के बाद अंतिम संस्कार संपन्न होता है। 6 नंबर है पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? तो आपको पता है कि जन्म से पहले गर्भाधान के बाद, गर्भाधान के बाद क्या आता है? पुंसवनन। तो लिखेंगे पुंसवन संस्कार गर्भाधान समय क्रियते। गर्भाधान के समय में पुंसवन संस्कार किया जाता है। 6 नंबर है पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति सम। पहले जो शिष्य होते थे वे वेद का आरंभ कहाँ करते थे? तो अपने गुरु के घर में। तो लिखेंगे पूरा शिष्य वेदारंभ गुरुगृहे, गुरुगृहे वेदारंभ गुरुगृहे करोति सम। यानी पहले के जो शिष्य होते थे वेद का आरंभ अपने गुरु के घर में करते थे। तो ये हमारे क्या हो गए? पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठत। नीचे लिखे गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। ततः प्रदत्त प्रदय, नीचे दिए गए डॉट डॉट कृत्वा करोति कुर्वन्ति। यहाँ पे 3 शब्द है, एक है कृत्वा, एक है करोति और एक है कुर्वन्ति। प्रयोग पूर्वकम च एकैकम वाक्यम रचयत। इनका प्रयोग करके एक एक वाक्य की रचना कीजिए। यानी नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है और ध्यान देना है कि आपको उनमें कृत्वा का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सब में कृत्वा का। कृत्वा के बाद अंत में आप या तो करोति का प्रयोग कीजिए या चाहे कुर्वन्ति का। करोति मतलब होता है करता है, और कुर्वन्ति मतलब होता है करते हैं। एक वचन करोति होता है और बहुवचन कुर्वन्ति होता है। पढ़े है ना ती तह अंति। तो ती होता है एक वचन में, अंति किसमें होता है? बहुवचन में। तो नीचे आपके कुछ शब्द दिए गए, उससे आपको वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। और ध्यान रखना है कि सब में कृत्वा होना चाहिए और लास्ट में करोति या कुर्वन्ति। नीचे जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया है 2 ठो। क नंबर एग्जाम्पल है बालकः स्नानम कृत्वा। क्या आ गया? अंडरलाइन देखिए किया गया होगा, कृत्वा। बालक स्नान करके, कृत्वा मतलब क्या होता है? करके। अध्ययनम करोति, अध्ययन करता है। बालक स्नान करके क्या करता है? अध्ययन करता है। अध्ययन मतलब पढ़ाई करता है। तो करोति, बालक एक है। बालक क्या है? एक है ना, है। तो उसमें कुर्वन्ति थोड़ी ना कर देंगे। अगर बालका क्या होता? बालका। जैसे होता है बालक, बालको, बालका। तो बालक का मतलब एक बालक, बालको मतलब 2 बालक, और बालका मतलब अनेक बालक। तो जब बालका होता तो यहाँ पे करोति नहीं बल्कि क्या होता है? कुर्वन्ति होता है। क्या होता है? कुर्वन्ति। तो ध्यान रखना है कि एक वचन है कि बहुवचन स्टार्टिंग में, उसी के अनुसार लास्ट में आपको करोति या कुर्वन्ति। लेकिन वो करोति हो चाहे कुर्वन्ति हो, सब में बीच में कृत्वा लगाना है। जैसे ख नंबर जना। तो जना मतलब हो गया अनेक लोग। अगर जना होता तो एक लोग, एक आदमी का बात होता। लेकिन जना मतलब बहुत लोग, अनेक लोग। भोजनम कृत्वा शयनम, शयनम मतलब सोने के लिए। कुर्वन्ति यानी लोग भोजन करके सोने मतलब शयनम कुर्वन्ति मतलब सोने का काम करते हैं, बेड पर जाते हैं। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। समझ में आ गया है बात कि कृत्वा का प्रयोग करना है और लास्ट में करोति या कुर्वन्ति का। तो जैसे पहला शब्द है आपका अग्नि स्थापनम। क्या है? अग्नि स्थापनम। तो अग्नि स्थापनम से एक वाक्य आपको बनाना है। तो आप बना सकते हैं वाक्य, कुछ नहीं, पहले तो आप सब में जो शब्द दिया है उसी को लिखिए। तो इसको आपको कैसे लिखेंगे? अग्नि स्थापनम, उसके बाद कृत्वा। जो भी शब्द दिया है उसके बाद सब में क्या लगाएंगे? कृत्वा। अब अग्नि स्थापन करके क्या किया जाता है बताइए? शादी विवाह में अग्नि का जो बना दिया जाता है गोला,
उसके बाद क्या किया था उसमें? अरे हवन किया जाता है भाई, क्या किया जाता है? तो लिखेंगे अग्नि स्थापनम कृत्वा हवनम करोति। हवनम करोति करने का अर्थ है कि जो बनता है अग्नि वाला गोला, एक बनता है कि 10 ठो बनता है? एक ही ना बनता है, तो करोति। ज्यादा बनता तो कुर्वंती। तो जो भी दिया है ना, पहले जो भी शब्द, सबके बाद कृत्वा लगाइए। कृत्वा के बाद ध्यान दीजिए कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि अग्नि स्थापन के बाद क्या होता है? हवन होता है। तो आपने लिख दिया कि अग्नि स्थापनम कृत्वा हवनम करोति। हवनम करोति। अब दूसरा जैसे है अक्षर लेखनम। क्या है? अक्षर लेखनम। तो अक्षर लेखनम कृत्वा, अक्षर लेखन के बाद क्या होता है? पढ़ाइए ना होता है। तो लिख देंगे कि अक्षर लेखनम कृत्वा पठने करोति, यानी कि पढ़ने का कार्य किया जाता है। किसका कार्य किया जाता है? पढ़ने का कार्य किया जाता है। फिर है गौ नंबर पाणी ग्रहणम। पाणी ग्रहणम कृत्वा, पाणी ग्रहण करके उसके बाद कौन सा होता है? तो उसके बाद आप लोग किताब में पढ़िएगा, तो पाणी ग्रहण के बाद देख लीजिए क्या है, किताब में एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो पाणी ग्रहण के बाद क्या होता है? इसमें लिखा है लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दान, ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया किसके बाद होती है? पाणी ग्रहण के बाद। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाजा होम करोति, चाहे आप लिख सकते हैं सप्तपदी करोति, चाहे सिंदूर दानम करोति, क्योंकि उसके बाद ये सब होता है। तो पाणी ग्रहण करके क्या होता है? तो आप भर दीजिए लाजा होम करोति, या भर दीजिए सप्तपदी करोति, या सिंदूर दानम करोति। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि वाक्य अपने से बनाना होता है, रटना नहीं होता है। ये नहीं जो लिखवा दिया गया आप उसी को लिखेंगे। घ नंबर है निरीक्षणम। अब निरीक्षण के बाद क्या होता है? तो आपको देख लेना है उसमें कि निरीक्षण के बाद क्या क्या आता है, किसी एक को उसमें से लिखना है। तो निरीक्षणम कृत्वा कन्यादानम करोति। निरीक्षण के बाद कन्यादान आता है। अरे उसके बाद तो बहुत सारा चीज आता है, लेकिन उसमें क्या आता है? कन्यादान जो फेमस होता है, इसलिए कन्यादान यहाँ पे मैंने लिखा है। उसी तरह है गोदानम। तो गोदान के बाद क्या होता है? क्षौर कर्म होता है। क्षौर कर्म समझते हैं ना? अरे जब गाय का दान कर दिया जाता है, गुरु जी को दे दिया जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है? पूरा बढ़िया से चिकनाहट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि इसके बाद क्या होता है। जैसे उपनयनम, तो उपनयनम कब होता है? जब बच्चा गुरु जी के घर जाता है, तो वहां पे जाता है तो उसके उपनयन संस्कार के तहत मुड़ी छिलवा दिया जाता है, उसको जनेऊ धारण करवा दिया जाता है। और उपनयन करके जब उपनयन हो जाता है तो क्या करने लगता है? गुरु के घर में रहने लगता है और वहीं पर अध्ययन करना शुरू कर देता है। तो लिख देंगे उपनयनम कृत्वा गुरु गृहे अध्ययनम करोति। गुरु गृहे अध्ययनम करोति। और 6 नंबर है वागदानम। तो वागदान के बाद देख लीजिए क्या है। तो उसके बाद आप लोग कुछ भी भर सकते हैं, कन्यादान, मंडप निर्माण, बहुत सारा है। तो आपके इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना है कि कृत्वा और करोति या कुर्वंती जो भी प्रयोग करना है आपको करना ही है। इसका मेन पर्पस है इसमें। ठीक है ना? हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर प्रश्न है कि अधोलिखित स्तंभ द्वय, नीचे लिखे गए 2 स्तंभों में, 2 स्तंभ कौन है? एक स्तंभ क है और एक स्तंभ ख है। दिखाई दे रहा है ना? प्रदत्त पदानाम, दिए गए पदों से समुचित विलोम पदों से सम्मेलनम कृत्वा लिखत, उनका मिलान करके लिखिए। मतलब विलोम जो शब्द दिया है आपको इस दूसरे साइड में देखना है कि इसका विलोम, विलोम समझते हैं ना, इसका उल्टा शब्द कौन है, उससे उसका क्या कर देना है? मिलान कर देना है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दिया है स्तंभ क में प्रयोजनम। क्या है? प्रयोजनम। अब प्रयोजनम का उल्टा इधर खोजिए तो होगा निष्प्रयोजनम। क्या होगा? निष्प्रयोजनम। यानी अ को मिलाएंगे किससे? ख से। अ को मिलाएंगे ख से। समझ में आ रहा है ना बात? इसी तरह प्रसन्नता, तो प्रसन्नता का उल्टा क्या होगा? अप्रसन्नता। तो आ मिलेगा किससे? क से। किससे मिलेगा? क से। उसी तरह संस्कारा, तो संस्कारा का देखिए इधर खोजिए। हाँ, तो इधर आपका मिलेगा कुसंस्कारा। क्या मिलेगा? कुसंस्कारा। तो ई का मिला देंगे किससे? अंग से। फिर उपनयनम का आनयनम, उपनयनम का आनयनम, स्मर्यते का विस्मर्यते,
वरिष्ठाणाम का कनिष्ठानाम और गुणाधानम का गुणा अपनयनम। हो जाएगा ना। और चलिए इसका अंतिम जो प्रश्न है उसको अब समझते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि निम्नांकित प्रकृति प्रत्ययानाम योगम कृत्वा पदानि प्रदर्शयत। निम्नलिखित प्रकृति प्रत्यय का योग करके निम्नलिखित पदों को प्रदर्शित करिए यानी लिखें। यानी कि नीचे आपको कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, वो भी है स्त्री प्रकृति प्रत्यय। कौन प्रत्यय? प्रकृति प्रत्यय। या भी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको कि प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो आप अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बार जो हिंदी व्याकरण का वीडियो बना हुआ है वो प्रत्यय को जाकर आप अच्छे से पढ़ लें। जब प्रत्यय को पढ़ लेंगे तो वहां पे बताया गया है कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या प्रयोग हैं, कहाँ पर किनका प्रयोग किया जाता है। जब उसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तब ये आपको काफी आसान लगेगा। अभी फिलहाल अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसको रटना पड़ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, रटना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जैसे पहला है परि जोड़ मृज प्लस रीच प्लस ल्यूट, इस सब मिलके क्या बनता है? तो बनता है परिमार्जनम। क्या बनता है? अब परिमार्जनम कैसे हुआ तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फिलहाल आप यही लिखेंगे कि परि मृज रीच ल्यूट मन के क्या मिलता है? परिमार्जनम। ख नंबर है शिशु जोड़ अड़, तो शिशु जोड़ अड़ मिलके बनता है शैशवम। क्या बनता है? शैशवम। ग नंबर है प्र जोड़ अस जोड़ ल्यूट बन के बनता है प्रासनम। क्या बनता है? प्रासनम। घ नंबर है लिख जोड़ ल्यूट मिलके बनता है लेखनम। क्या बनता है? लेखनम। और अंतिम है क्रम जोड़ सत, तो क्रम जोड़ सत्री मिलके बनता है क्रमणम। क्या बनता है? क्रमणम। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है क्वेश्चन आंसर। इसके बाद वाले क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित हर चैप्टर की तरह इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।